Good morning to all of you. गुड फिजियोलॉजी मॉर्निंग। गुड के मॉर्निंग। फाउंडर डॉक्टर सैमुअल हनीमैन को नमन करते हुए हम ऑर्गेन ऑफ मेडिसिन का ये लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज हमको मेनली पढ़ना है ऑर्गेनिज्म का एफोरिज्म नंबर 4 और 5। शॉर्ट रिवीजन हम पहला दूसरा तीसरा करेंगे। पहला एफोरिज्म एज यूजुअल सबको पता है। हमने उसमें क्या पढ़ा था? द फिजिशियंस हाई एंड ओनली मिशन, और एज इट इज टर्म्ड को पढ़ा था। एम्पटी स्पेकुलेशन पढ़ा था फुट नोट में। प्रॉक्सिमेट कॉज पढ़ा था। स्पेशल प्रोफेसरशिप पढ़ी थी। थ्योरेटिकल मेडिसिन पढ़ी थी। और साउंड वेरी लर्नेड। ये ऐसे टर्म्स हैं जो आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में पूछे जा सकते हैं। सेकेंड एफोरिज्म हमने पढ़ा था रैपिड, जेंटल और परमानेंट का मतलब क्या होता है। रेस्टोरेशन ऑफ हेल्थ, रिमूवल और एनिहिलेशन ऑफ डिजीज। एनिहिलेशन को हमने पढ़ा था डिटेल में। शॉर्टेस्ट, मोस्ट रिलायबल, मोस्ट हार्मलेस वे ऑन इजिली कॉम्प्रिहेंसिबल प्रिंसिपल्स। कॉम्प्रिहेंसिबल प्रिंसिपल्स को हमने पढ़ा था। और थर्ड एफोरिज्म में हमने पढ़ा था नॉलेज ऑफ फिजिशियन। फिजिशियन को क्या क्या नॉलेज होनी चाहिए। मीन्स नॉलेज ऑफ डिजीज एंड इंडिकेशन, नॉलेज ऑफ मेडिसिनल पावर, choice of remedy, the medicine indicated, proper dose and repetition, knows the obstacles to recovery, aware of how to recover them, understand how to treat judicially and rationally, then he becomes the true practitioner of healing art. यहाँ ऑब्स्टेकल्स को हमने रेड कर रखा है, क्योंकि ऑब्स्टेकल्स को हमें फिर से डिस्कस करना था। लास्ट लेक्चर में एक छात्र ने पूछा था ऑब्स्टेकल्स के बारे में, तो हमने उसको लास्ट लेक्चर में हमने बताया था ऑब्स्टेकल्स का मतलब होता है मायाज्म। दैट वाज पार्शियली करेक्ट। ऑब्स्टेकल्स का मतलब सिर्फ ऑब्स्टेकल है। ऑब्स्टेकल मतलब रुकावटें। किसी भी पेशेंट को आफ्टर गिविंग प्रॉपर मेडिकेशन, आपकी दवा, एक ऑब्स्टेकल तो यही है कि आपने गलत दवा दिया तो रिकवरी नहीं होगी। लेकिन हमारे ऑब्स्टिकल्स कंसिडरेशन में तब आएंगे जब व्हेन यू हैव गिवन द राइट मेडिसिन, आपका सिलेक्शन सही है, उसके बाद भी केस रिकवर नहीं हो रहा है। तो उस रिकवरी में जो जो रुकावटें हो सकती हैं वो सब ऑब्स्टकल्स हैं। उनमें से मैज़म एक ऑब्स्टकल है। मैज़म इज नॉट ओनली द ऑब्स्टकल। बाकी ऑब्स्टकल्स क्या हो सकते हैं? सपोज मान लो आपने का पोटेंसी का सिलेक्शन सही ना हो, रिपीटिशन आपका सही नहीं होगा, तो भी केस ठीक में रिकवरी नहीं आएगी। पेशेंट अगर मेडिसिन के साथ साथ डाइट एंड रेजिमेन का पालन नहीं करेगा तो भी रिकवरी नहीं आएगी। अगर प्रॉपर वो कुछ ऐसा मेडिकेशन ले रहा है जो कुछ ऐसी चीजें उसके डाइट में शामिल हैं जो उसकी प्रेजेंट कंप्लेन को हमेशा बढ़ा रही हैं, तो पेशेंट में रिकवरी नहीं आएगी। तो ये भी एक ऑब्स्टकल बनेगा। सपोज मान लो पेशेंट किसी ऐसी मार्सी एरिया में रहता है या कुछ ऐसी सिचुएशन में, ऐसे घर में रहता है जहां वेदर डैम्प हो, जहां मॉइस्चर कंटेंट हो, और उसकी कंप्लेन उनसे बढ़ती हो, तो भी रिकवरी नहीं आएगी। ऑब्स्टकल टू रिकवरी का मतलब है सही सिलेक्शन के बाद भी यदि रिकवरी नहीं आ रही है तो उसमें जो जो पॉसिबल रुकावटें हो सकती हैं वो सब ऑब्स्टकल आएंगी। तो मैज़म भी उसमें एक ऑब्स्टकल हो सकता है, डाइट एंड रेजिमेन ऑब्स्टकल हो सकता है, प्रॉपर एक्सरसाइज ऑब्स्टकल हो सकता है। तो ऑब्स्टकल्स वो सारे ऑब्स्टकल, वो सारी चीजें ऑब्स्टकल हैं जो उसके इंप्रूवमेंट में रुकावट बन रही हैं। ठीक है, नेक्स्ट। Aware of how to recover them, understand how to treat judicially and rationally, then he is the true practitioner of the healing art. Now we will move to the next aphorism, that is third. Third aphorism says, preserver of health. He is likewise a preserver of health. He का मतलब he or she means physician. फिजिशियन प्रिजर्वर ऑफ हेल्थ होता है कब? इफ ही नोज द थिंग्स दैट डी अरेंज द हेल्थ। अगर फिजिशियन, थर्ड एफोरिज्म में नॉलेज ऑफ फिजिशियन को थोड़ा सा और आगे बढ़ा रहे हैं,
कह रहे हैं उन सारी चीजों के अलावा अगर वो उन चीजों को भी जानता है, द थिंग्स दैट डीअरेंज द हेल्थ, जो हेल्थ को डिरेंज करती हैं, हेल्थ डिरेंज होगा, फिर वही डिरेंज आगे जाकर के क्या किस में कन्वर्ट होगा, डिजीज में कन्वर्ट होगा। अगर वो उन चीजों को जानता है जो हेल्थ को डिरेंज करते हैं और जाके डिजीज कॉज करते हैं, इफ ही नोज एंड हाउ टू रिमूव देम फ्रॉम पर्सन इन हेल्थ। अब इन दोनों चीजों को हम कैसे रिमूव करेंगे किसी पर्सन में से, अगर इन दोनों चीजों को जानता है, knows the things that derange health, if he knows the things that caused disease, how to remove them from person in health। जो व्यक्ति किसी भी पर्सन को हेल्थ में लाने के लिए उसमें से कैसे इसको रिमूव करेंगे, या अगर हेल्थ में ही केवल डिरेंजमेंट अभी आया है तो हम उसे कैसे हेल्थ में कन्वर्ट करेंगे, अगर ये चीजें किसी फिजिशियन को पता है तो देन ही बिकम्स प्रिजर्वर ऑफ हेल्थ। नेक्स्ट है, अब वही उन्हीं की बात आगे कंटिन्यू होगी। एफोरिज्म 5, एक्साइटिंग एंड फंडामेंटल कॉज की बात यहां करते हैं, क्योंकि देखो, डिरेंज देन डिजीज, उसी का आगे कंटिन्यूएशन है। यूजफुल टू द फिजिशियन इन असिस्टिंग हिम टू क्योर, हिम का मतलब पेशेंट है, किसी फिजिशियन के लिए है यूजफुल इन असिस्टिंग हिम टू क्योर आर द particulars of the most probable exciting cause of the acute diseases, as also the most significant points in the whole history of chronic diseases to enable him to discover its fundamental cause, which is generally due to a chronic miasm। हम इन दो पॉइंट्स को लेते हैं पहले। द पर्टिकुलर्स आर द मोस्ट प्रोबेबल एक्साइटिंग कॉज ऑफ द एक्यूट डिजीज। अगर पेशेंट आपके पास एक्यूट डिजीज के प्रेजेंटेशन के साथ आया है तो कई बार क्या होता है, हम पेशेंट की कंप्लेन नोट कर लेते हैं और कंप्लेन के आधार पर मेडिसिन खोजने की कोशिश करते हैं। बट कह रहे हैं अगर एक्यूट कंप्लेन है तो एक्यूट में सबसे जरूरी होता है आपको उसका एक्साइटिंग कॉज, वो एक्यूट कंप्लेन क्यों शुरू हुई है। क्योंकि एक्यूट होती है, शॉर्ट होती है, कम समय की होती है, तो पेशेंट को पता होता है। बस आपको थोड़े से क्वेश्चनायर करके उसको रिकॉल कराने की जरूरत है कि व्हाई दिस कंप्लेन स्टार्टेड। जनरली पेशेंट केस टेकिंग में आप पूछोगे कैसे हुआ, डॉक्टर साहब पता नहीं, बस हो जाता है। कॉमनली सर्दी वर्दी इतने प्रो इतना उनको होता रहता है कि वो ध्यान नहीं दे। बट जैसे ही आप उसको थोड़ा सा क्वेश्चन करोगे, आप ध्यान देके बताइए कब शुरू हुआ, तो वो पेशेंट बताने में सक्षम होता है कि इस कारण शुरू हुआ, रूटीन डिस्टर्ब हुआ था, सुबह ठंडा पानी पी लिया था, या नहा लिया था, या भीग गया था। वॉट एवर द पेशेंट कैन आंसर द राइट कॉज ऑफ द एक्साइटिंग कॉज। और एक्यूट कंप्लेन में अगर एक्साइटिंग कॉज मिल जाता है तो हमारे लिए दवा का सिलेक्शन आसान होता है। कई कई केसेस में तो केवल एक्साइटिंग कॉज कॉज पर मेडिसिन निकल आती है। बट अब यही बात है, अगर वहां पर क्रॉनिक डिजीज है, इन द होल हिस्ट्री ऑफ क्रॉनिक डिजीज, टू इनेबल हिम टू डिस्कवर इट्स फंडामेंटल कॉज। अगर क्रॉनिक डिजीज है तो फिजिशियन को क्या करना है, as also the most significant point in the whole history of chronic disease, to enable him to discover its fundamental cause, which is generally due to a chronic miasm। क्रॉनिक डिजीज क्या होता है, लंबे समय से होती है, पेशेंट उसका हैबिचुअल हो चुका होता है। इसको ठीक करने के लिए सबसे जरूरी है, सबसे पहले हमें उसका फंडामेंटल कॉज को ढूंढना। वेदर फंडामेंटल कॉज, एज यू ऑल नो ऑलरेडी नो, फंडामेंटल कॉज में क्या आते हैं आपके, मैजम आते हैं, सोरा, सिफिलिस, साइकोसिस। यू हैव टू फाइंड आउट द विट मैजम इज इन द बैकग्राउंड ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रेजेंटेशन ऑफ डिजीज और सिम्टम। वो ढूंढना होता है, क्योंकि वो हमको हेल्प करता है अपनी मेडिसिन के चॉइस में।
अगर सोरा बिहाइंड उसके बिहाइंड है तो हमें सोरिक मेडिसिन का सिलेक्शन करना है, एंटी सोरिक मेडिसिन लेना है। अगर उसके बिहाइंड में साइकोसिस या सिफिलिस है तो एंटी साइकोटिक और एंटी सिफिलिटिक मेडिसिन की तरफ हमको ध्यान रखना होता है। तो इसलिए क्रॉनिक डिजीजेस में फंडामेंटल कॉज को डिस्कवर करना जरूरी होता है। वेदर वैसे तो ये बहुत डिफिकल्ट नहीं है, जब आप फंडामेंटल मैज़म को प्रॉपरली समझ जाएंगे तो ये बहुत आसान होता है। बहुत इजीली आप इसको डायग्नोज कर सकते हो विच मैज़म इज इन द बैकग्राउंड। आगे कह रहे हैं इन दीज इन्वेस्टिगेशंस। अब किस ये जो ऊपर जो भी हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, द असरटेनेबल फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पेशेंट, यहां पर क्रॉनिक डिजीज की बात कर रहे हैं। In these investigations, the ascertainable physical constitution of the patient, जिसको आप ascertain कर सकते हो, जो आप देख कर पेशेंट को एनालाइज कर सकते हो, तो as a physical constitution of the patient, especially when the disease is chronic, पेशेंट का कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है, बॉडी बिल्डअप कैसा है, ये हम उसको मैं फिर कह रहा हूं, कंसिडरेशन में रखना है। हिज मोरल एंड इंटेलेक्चुअल कैरेक्टर, मोरल और इंटेलेक्चुअल। मोरल का मतलब है कितना वो मोरल है, मोरलिटी पे की तरफ कितना ध्यान है। इंटेलेक्चुअल मीन्स उसके इंटेलिजेंस कैसा है और उसके मोरलिटी कितना है, दोनों चीजों को ध्यान रखना है। हिज ऑक्यूपेशन हमें ध्यान में रखना है। मोड ऑफ लिविंग हैबिट्स, उसकी लाइफ स्टाइल, लाइफ हैबिट कैसी हैं, इसका भी ध्यान रखना है। हिज सोशल एंड डोमेस्टिक रिलेशंस, सोशल रिलेशंस मीन्स समाज में उसकी एक्टिविटीज कैसी हैं, और डोमेस्टिक रिलेशन मीन्स घर में, घर के अंदर उसके रिलेशंस कैसे हैं। दोनों को बहुत माइन्यूट डिफरेंस है, सोशल रिलेशन एंड डोमेस्टिक रिलेशन। इनके साथ साथ हिज एज, हिज सेक्सुअल फंक्शन, ETC आर टू बी टेकन इनटू कंसिडरेशन। यहां इस एफोरिज्म में मैं आपको इस शब्द की तरफ बहुत ध्यान दिलाना चाहूंगा, आर टू बी टेकन इनटू कंसिडरेशन। हम लोग करते क्या है, अरे हम तो कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन देंगे। कब डॉक्टर हनीमैन ने कहा केवल कॉन्स्टिट्यूशन पे मेडिसिन आपको देनी है? कब उन्होंने कहा उसकी केवल मोरल इंटेलेक्चुअल पे मेडिसिन देनी है? जब आप दवा का चुनाव करोगे, इन चीजों को ध्यान में रखते हुए मेडिसिन का सिलेक्शन करना है, ना ही केवल कॉन्स्टिट्यूशन पर या केवल सेक्सुअल फंक्शन पर या सोशल या डोमेस्टिक रिलेशन पर या उसकी एज पर नहीं। When you will select the final remedy, you have to keep all these things in only in the consideration whether the medicine which you are going to prescribe to the patient that covers these things or not. Only this. क्योंकि डॉक्टर हनीमन ने कहीं पर नहीं कहा है कि हमें कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिस्क्रिप्शन करना है पेशेंट को। लोग इन वर्ड्स के गलत एनालिसिस करते हैं, गलत मीनिंग निकालते हैं। ठीक है, प्रिस्क्रिप्शन का आधार होम्योपैथी में सिर्फ एक ही है, वो है सिमिलिया सिमिलबस क्यूरेंटर। और सिमिलिया के लिए वो सिम्टम केवल और केवल प्रूविंग से आएंगे, कहीं और से नहीं। You have to find out the similia based on the symptoms which are already present in your materia medica after proving, means original symptomatology of proving। यहीं से आपको कंसीडर करना है, उसी चीजों को, उसी को ध्यान में रखना है कि जो मेडिसिन आप सिमिलिया के आधार पर सेलेक्ट कर रहे हो, वो मेडिसिन ऐसी होनी चाहिए जो इन चीजों को कवर करती हो, ना कि इन चीजों पर प्रिस्क्रिप्शन करना है। Make it very clear. Your medicine must cover these things, but you need not to prescribe only any one of these things.
इसी के साथ ये एफोरिज्म खत्म होता है। अगर किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है तो ये हमने पॉइंट वाइज भी नीचे लिख रखा है। इनके इन दीज इन्वेस्टिगेशन ऑफ एक्साइटिंग एंड फंडामेंटल कॉज द ascertainable physical constitution of the patient, especially when the disease is causing chronic, his moral and intellectual character, his social and domestic relation, his age, sexual function, etc are to be taken into consideration। फिर 5 में दो जगह दो बात की गई है, दोनों को हमने अलग अलग कर दिया है इसके पिछले स्लाइड में। The particulars of the most probably exciting cause of the acute disease and in the whole history of chronic disease enable to discover the fundamental cause। पहली बात ये थी फोर कॉज 5 की। और दूसरी बात ये थी कि इन द इन्वेस्टिगेशन ऑफ एक्साइटिंग एंड फंडामेंटल कॉज क्या क्या कंसिडर करना है उसको। ascertainable physical constitution, his moral and intellectual character, his social and domestic relation, his age, sexual function। देखो ये 1 2 3 4 5 6 7 पॉइंट यहां पर लिखे हुए हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहां से भी बन सकता है। एक हटा देगा, 4 ऑप्शन बना देगा, एक को सब में प्लस माइनस करके पूछ लेगा विच इज द राइट, विच इज द करेक्ट। तो इसलिए मैंने इन सबको पॉइंट आउट कर रखा, यहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका बन सकता है। इसी के साथ आप सबको धन्यवाद। यदि किसी को कोई क्वेश्चन पूछना हो तो अपने आप को अनम्यूट करें और क्वेश्चन पूछें। इफ एनीवन वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड आस्क। सुशील बॉस, हाँ सुशील जी। बॉस। ये बताइए, मॉरल और इंटेलेक्ट को कैसे पेशेंट से निकाल पाएंगे? मोरल और इंटेलेक्ट हम्म। पेशेंट बॉस, एक्चुअली इनफैक्ट इसको आपको निकालना तो नहीं होगा, इसे आपको एनालाइज करना होगा। इंटेलेक्ट तो आप बहुत आसानी से उसके जैसे आप ऑक्यूपेशन, जॉब, एजुकेशन पर जाएंगे तो उसका इंटेलेक्चुअल लेवल आपको मिल जाएगा। इंटेलेक्चुअल लेवल पर पेशेंट जो होते हैं, जो इंटेलेक्चुअल पेशेंट होते हैं ना, हमको बहुत मिसगाइड भी करते हैं, मिसलीड भी करते हैं केस टेकिंग के समय। अभी एक, हम्म। मैं अपने कॉलेज में एक टीचर का वो लिया था केस। 6 महीने लगे हैं उनकी मेडिसिन तक पहुंचने में मुझे। हर बार जैसे मैं कोई क्वेश्चन करता तो एक बैरियर लगा देते, इसके आगे मतलब मैं बताऊंगा ही नहीं ये चीज ना, बिकॉज ही इज इंटेलिजेंट, ही नोज एवरीथिंग। हर जगह मैंने कहा यार अगर आप ऐसे ऐसे मेरे हर क्वेश्चन को ब्लॉक करते रहोगे, मीन्स घुमा देना, इधर घुमा देना, उधर घुमा देना, हाँ। सोज दे आर इंटेलिजेंट। मोरेलिटी ऑब्जर्व होती है। मोरेलिटी का मतलब जिसको सही उचित अनुचित का ज्ञान हो, वो होती है मोरेलिटी। भाई हमें बड़ों से बहुत सम्मान पूर्वक बात करना है, ये मोरालिटी है। लेकिन बहुत से स्टूडेंट अपने टीचरों से उनके विजन देखने के तरीके, सामने से गुजरने के तरीके में मोरालिटी नहीं होती, रिस्पेक्ट नहीं होता है। तो ये हमको ऑब्जर्व करना होता है कितना मोरल है, और उन्हीं से जो क्वेश्चन आप पूछेंगे उसी से क्लियर होगा। आप सीधे किसी से ये क्वेश्चन नहीं कर सकते हो कि आप मोरल हो या नहीं हो। मोरलिटी टू बी ऑब्जर्व एंड एनालाइज फ्रॉम योर क्वेश्चन। और जी इसको बॉस। डिजीज डायग्नोसिस में कैसे, डिजीज और डायग्नोसिस में इसको कैसे फिट करेंगे, मोरल इंटेलेक्ट को? बस मोरल इंटेलेक्ट को डिजीज डायग्नोसिस में हमको नहीं ऐड करना है। मोरल मोरल और इंटेलेक्ट को हमें अपने मेडिसिन का फाइनल सिलेक्शन में ध्यान रखना है। सपोज अगर कोई पेशेंट बहुत इंटेलिजेंट है तो हम देखेंगे उसके, मैं फिर कह रहा हूं कि मैं एक ऐसा एग्जांपल ले रहा हूं कि चलिए बहुत इंटेलिजेंट है, तो वी कैन थिंक दैट ही और शी मे बी ऑरम मेटेलिकम, क्योंकि ऑरम इज वेरी इंटेलिजेंट, वेरी शाइनिंग। बट हमारा सिलेक्शन का आधार उसका इंटेलेक्चुअल कैरेक्टर ही नहीं होगा। हमारा सिलेक्शन का आधार डिजीज का प्रेजेंटेशन पहले होगा, इंटेलेक्चुअल हम केवल कंसिडरेशन में रखेंगे। हो सकता है कि हम इंटेलेक्चुअल लेवल उसका ऑरम को मैच करता हो, लेकिन डिजीज का प्रेजेंटेशन ऑरम में ना हो,
तो हम दूसरी मेडिसिन ढूंढेंगे जो इंटेलिजेंट भी हो और डिजीज का प्रेजेंटेशन भी रखती हो। सिमिलिया इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, नथिंग इज above दैट, रेस्ट ऑफ थिंग आर असिस्टिंग थिंग टू रीच एट सिमिलिया। सही दवा पर पहुंचने के बाकी सारे असिस्टिंग टूल्स हैं, लेकिन मेन टूल हमारा क्या है? सिमिलरिटी ऑफ सिम्टम। आई होप जी कि जी क्लियर है बॉस। बिल्कुल सही साहब। बिल्कुल क्लियर है। नहीं, बहुत से लोग ना कि टॉक अबाउट बिजनेस, कहीं ब्रांडियां दे दो, कहीं बड़ा बार्गेनिंग कर रहा है, बड़ा ऐसा कर रहा है, इतने पे उन्होंने दवा सेलेक्ट कर ली और वो ठीक भी हो जाता है, ऐसा भी नहीं, उसको बॉस, आराम भी मिलता है। ठीक, और उसमें यही तो डिफरेंस है। ये जो बिजनेस टॉक शॉप पे प्रिस्क्रिप्शन करते थे, हम भी कर चुके हैं ये सब। लेकिन हम्म। वो सिर्फ प्रेजेंट कंप्लेन को हटा देगा बस। आपके, क्योंकि जितना सिलेक्शन आप, जितने पे आपका सिलेक्शन है मेडिसिन का, उतने को खत्म कर देगा। बाकी चीजें पीछे उसके में पड़ी रहेंगी, नहीं खत्म होंगी। हमें यही तो बात है, हमें क्योर तक सोचने के लिए बहुत कुछ ध्यान में रखना है। हम केवल सिम्टोमेटिक इंप्रूवमेंट करके अगर छोड़ देंगे तो कोई दिक्कत नहीं, उतना कर देती है वो मेडिसिन। कोई भी आधार पे आप सेलेक्ट करोगे उतना काम करके छोड़ देती है वो। बट क्योर के लिए आप, हम्म। बॉस, आप तो अवेयर हो। क्योर करने के लिए जब तक आप उसमें से सारे सोरिक सिम्टम रिमूव नहीं करोगे तब तक क्योर नहीं होता। बॉस, अब मीटिंग में कौन एक भाई है? मिनट 2 मिनट बचा है। अगर किसी को कोई और क्वेश्चन पूछना हो तो पूछ सकते हैं, धन्यवाद। नहीं तो वी विल एंड इट हियर। ओके, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हैव अ गुड डे। धन्यवाद, बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा सुना। थैंक यू बॉस, थैंक यू।